नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया, लेकिन अब फाइनेंस मास्टर योगी सबसे बड़ा बजट पेश करने के बाद इस तैयारी में है यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए। इसकी रणनीति को लेकर सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। साथ ही 5,50,000 करोड़ का जो बजट पेश हुआ है उसे जमीन पर किस तरह उतारा जाए, कैसे अयोध्या के विकास को तेजी से बढ़ाया जाए, इन्हीं मुद्दों पर शाम 6:30 बजे सीएम योगी बैठक करेंगे। तो अयोध्या पर फोकस होगा मुख्यमंत्री का। सबसे बड़ा बजट पेश करने के बाद सीएम योगी का नया प्लान। अब यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी में है योगी सरकार और इसी के मद्देनजर शाम 6:30 बजे कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। अर्थव्यवस्था के अलावा बजट को जमीन पर, धरातल पर उतारने को लेकर इसमें चर्चा होगी। अयोध्या पर खास फोकस होगा। तो यूपी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट कल पेश किया। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखने का दावा किया गया है और स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था समेत सभी मुद्दों को इसमें छुआ गया है। आवंटन हुआ है। तीर्थ नगरियों को भी उन पर विशेष ध्यान दिया गया है और पिटारे से 641 करोड़ तो अयोध्या के लिए निकले हैं। और यूपी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। केंद्र सरकार जहां अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की पहुंचे। ये लक्ष्य आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण है और अभी कुछ सालों में जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं वो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में तो ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, कठिन परिस्थितियां। और अगर ऐसा होता है तो यूपी की तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी, यूपी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे में आज मुख्यमंत्री का नया प्लान इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर ही आज चर्चा होने वाली है। इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, इसमें कोई शक नहीं है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको अचीव करने का जो लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री ने, क्या आज की चर्चा में क्या क्या होगा? कौन कौन आज की चर्चा में हिस्सा लेने वाला है मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, जब कल बजट आया सदन में तब अब तक का सबसे बड़ा बजट यूपी का पेश हुआ और वो 5,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। तो ऐसे में अब उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने जो आज बैठक बुलाई है, दरअसल वो इसलिए है कि ये जो बजट है और अगर हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे तब किस तरीके से जो राजस्व की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से जो हम कहें कि पैसा कहाँ से आएगा, इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। क्योंकि राजस्व की प्राप्तियां बहुत अहम है और अभी जो सरकार ने अनुमान लगाया उसमें अलग अलग विभागों से उसको इतना रेवेन्यू मिल रहा है, इसीलिए 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। तो इस तरह का बजट अगर सरकार लाती है तो आगे कैसे इसको और बढ़ाना है, किस तरीके से उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है, इस पर जो बैठक रखी गई है उसमें मुख्यमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है केवी राजू, इकोनॉमिक्स भी हैं, तो उनको वो भी शामिल रहेंगे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल रहेंगे, विभाग के जो अफसर हैं वो भी शामिल रहेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और बजट के बाद इसे बुलाने का मतलब ये है कि कैसे इस बजट का सही इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस बजट को धरातल पर उतारा जाए, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा और यहाँ पालीखेड़ा गांव कांग्रेस के किसान महापंचायत में वो शिरकत करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। पालीखेड़ा गांव ये जाट समुदाय का गढ़ माना जाता है पालीखेड़ा गांव और यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा आज पहुंचने वाली है। इसके बाद बांके बिहारी के दर पर भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, ये भी कार्यक्रम का उनका हिस्सा है और कुंभ में जाकर साधु संतों से मुलाकात भी कर सकती है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी किसानों के आंदोलन के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब तक कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में जा चुकी हैं, किसान सभा कर चुके हैं, प्रयागराज 2 बार जा चुके हैं 10 दिनों में और अब जाट समुदाय का गढ़ माना जाने वाला पालीखेड़ा गांव, वहां प्रियंका गांधी वाड्रा जाने वाली है। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, लगातार किसानों के बीच जा रही है प्रियंका गांधी,
किसानों के मुद्दे को लेकर यूपी के दौरे पर है और माना जा रहा है कि 2022 की तैयारी में है कहीं ना कहीं। अब जाट समुदाय का जो गढ़ है उस गढ़ में जा रही है, जाटों को रिझाने की कोशिश है, किसानों को रिझाने की कोशिश है। क्या कुछ तैयारी है कि क्या वक्त मुकर्रर किया गया प्रियंका के कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल, देखिए दो इसमें सवाल हैं। पहला कि लगातार किसान इस समय देश की राजनीति के केंद्र में है और किसानों का एक वर्ग जो जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, बड़ी आबादी जाटों की किसानी करती है, खेती करती है। और ऐसे में आपको याद होगा कि जानकारी होगी कि 1931 का जो कास्ट सेंसस है उसके मुताबिक 6 मंडल यानी बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ और आगरा, इन मंडलों में 99% उत्तर प्रदेश में जाट रहते हैं। और ऐसे में चाहे वो आरएलडी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों का फोकस है कि इस समुदाय को अपनी ओर खींचा जाए। और 2013 में जिस तरह से मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए और उसके बाद जो मुस्लिम और जाट का जो फैक्टर था आरएलडी के साथ, वो पूरी तरह से तितर-बितर हो गया और बीजेपी ने पूरा जाटों को अपनी ओर खींच लिया। तो उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश में प्रियंका गांधी वाड्रा है और आरएलडी है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे देश में एक भावनात्मक माहौल बना हुआ है और ऐसे में सरकार अपने स्तर पर कहीं ना कहीं किसानों को ये समझाने में लगी हुई है कि तीनों कृषि कानून कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में है। और यही वजह है कि चाहे सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा आज मथुरा पहुंच रही हैं, जहां मैं मौजूद हूं। इसके साथ ही वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगी और संतों से बात करेंगी। और संत समुदाय के बीच अगर एक मैसेज जाना है, कुल लगातार ये देखा जा रहा है कि चाहे वो अयोध्या हो या फिर मथुरा हो, दोनों धार्मिक केंद्र हैं और यहाँ के संत समुदाय का बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट आप कह रहे हैं और इसीलिए उनका ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जाट समुदाय के साथ साथ वो साधु संतों के बीच में पहुंच सकती है। आप नितिन नजर लगातार बनाए रखिए, इस खबर पर अपडेट्स खिलाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा जाने वाली हैं मथुरा। आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं। 91वां दिन है किसानों की प्रोटेस्ट का, 91 दिन हो गए और आज पगड़ी संभाल दिवस किसान मनाने वाले हैं। क्षेत्रीय पगड़ी पहनेंगे, आत्मसम्मान का इजहार करेंगे और शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की याद में ये पगड़ी संभाल दिवस होगा। उन्होंने भी कुछ इस तरह की क्रांति की थी। पगड़ी संभाल जट्टा जो मूवमेंट था उन्होंने चलाया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में किसान पगड़ी पहनेंगे। और सुबह सुबह की गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर भी एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी, जहां पर कोल्हू चलाया जा रहा था बिना ड्राइवर के, वहां ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। और उसके बाद दोपहर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो किसानों के बीच में इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर, और अविनाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले शक्ति के पास जाना चाहता हूं। शक्ति, इस कार्यक्रम को लेकर आज के इस दिन को मनाया जाना है किसानों की तरफ से, कैसे इस दिन को मनाया जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा, क्या राकेश टिकैत और दूसरे लीडर, दूसरे किसान भी आज दिखेंगे वहां गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए, अभी तो राकेश टिकैत यहाँ पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर किसान हमारे साथ हैं। ज़्यादा बात इन किसानों से करते हैं, उन किसानों से पूछते हैं कि आज जो पगड़ी संभाल दिवस जो मनाया जा रहा है उसका क्या महत्व है और क्या आगे अपनी बात कहना चाहते हैं। किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज जो पगड़ी संभाल दिवस जो मनाया जा रहा है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्या उसका समय रहेगा और कितना इस बात को लेकर उत्साह है यहाँ के किसानों में? पगड़ी संभाल दिवस जो है, एक पगड़ी हमारी एक शान है किसानों की, पूरे देश में ही रहा है इसका महत्व। जिसकी पगड़ी गिर गई उसका कुछ भी नहीं बचा। तो पगड़ी संभाल का आज दिवस जो मना रहे हैं हम पे किसान लोगों पे बहुत भारी संकट है। किसान बॉर्डरों पे पड़ा है अपना काम धाम छोड़कर। लेकिन शक्ति, एक सवाल है कि अपनी पगड़ी चूंकि आपके हाथ है, उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो ऐसे में जब सरकार कह रही है कि हम तो आपके हर एक तमाम आशंकाओं को दूर करने के लिए तैयार थे, इतने प्रस्ताव बनाकर सरकार ने भेजे, एक प्रस्ताव को आपने माना नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई कानून पर, उसके बाद भी आप धरना स्थल पर हैं, आपने सड़कें जाम की हुई हैं और उसके बाद पगड़ी भी आप ही कह रहे हैं कि हम पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। देखिए, बिल्कुल पूछते हैं किसानों से। ये बताइए कि अब जितने दिन से आप यहाँ बैठे हैं, 3 महीने हो गए, समाधान, बीच का रास्ता कुछ निकल नहीं रहा। सरकार ने कई दौर की वार्ता कर ली आपके साथ। सरकार ने यह भी कह दिया कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को होल्ड पर डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अभी भी आगे आप लोग क्यों नहीं मान रहे? आखिर क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं कि किसान की जो लुटाई होती चली आई है, इसे आखिर किस दिन सुना जाएगा?
किसान की मांग आज से नहीं है, बहुत पहले से हम मांग करते आ रहे थे कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए, किसान को बचाया जाए। इस किसान की फसल जो है फ्री में लूटी जाती है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, आत्महत्याएं किसान करता जा रहा है बराबर, लेकिन पता नहीं इस देश में क्या हो रहा है, इस किसान की कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, तो हम तो बराबर मांग करते चले आए पहले से ही, एमएसपी पे कानून बना दो, लौटेंगे इस आपके किसान पास। को। अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं किसान, इससे पहले ट्रैक्टर रैली भी हमने देखी, किसानों की महापंचायतें भी हम देख रहे हैं, लगातार अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन आखिर बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं आ रहे हैं किसान? एक रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए राजू, अगर बात करें तो किसान लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक वो आंदोलन नहीं खत्म करने वाले। अगर आप इसमें देखें तो तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं उनका भरपूर सहयोग इन किसानों को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी जानती है, तभी उसने तमाम सारे अपने नेताओं को लगाया हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि वो जाएँ किसानों के बीच बातचीत करें। लेकिन पिछले अगर आप 2 दिन से देखें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खासा विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान की बात करें तो परसों जहां उनके शामली के एक गांव में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, वहीं कल मुजफ्फरनगर के सोरम में भी उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसके बाद जो युवक नारेबाजी कर रहे थे उन्होंने कहा है कि संजीव बलियान के साथ जो लोग आए थे उनके साथ उन्होंने मारपीट की है और उन्होंने उनको चोटिल किया है। इसको लेकर उन्होंने कल थाने का घेराव भी किया है और आज चौधरी अजीत सिंह भी मिलने जा रहे हैं उन गाँव वालों से, और जो पीड़ित युवक है जो अपने आप को कह रहे हैं कि संजीव बलियान के लोगों ने उनको पीटा है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को मनाया जाए, किसानों को मनाया जाए, लेकिन राजनीति चरम पर देखने को मिल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खासा सक्रिय हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, अजीत सिंह की बात करें, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस राजनीति में आ गए हैं और 28 तारीख को वो भी मेरठ में रैली करने जा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आंदोलन किसानों का है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला सारे सियासी दल रहे हैं। हालांकि अब इस बात का निष्कर्ष कब निकलता है, एक समाधान, एक बीच का रास्ता कब निकलता है, इसका इंतजार सबको है, पूरे देश को है। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर ललितपुर से। ललितपुर में लुटेरों ने की पेट्रोल पंप पर लूटपाट और 2 सेल्समैन के साथ यहाँ लूटपाट की गई। 2 सेल्समैन के साथ ये मारपीट की गई, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 2 लाख रुपए की लूट होने का अनुमान है। 2 सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया क्योंकि ये लुटेरे आए, उन्होंने मारपीट भी की, सेल्समैन के साथ मारपीट भी की, उनको पीटा भी और उनके पास से जो रुपए उनके पास रखे थे वो रकम लेकर फरार भी हो गए। करीब 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ललितपुर के पेट्रोल पंप का ये मामला है। ललितपुर के पेट्रोल पंप पर ये मारपीट हुई है, ये लूटपाट हुई है। गाड़ी के द्वारा यहाँ पे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दोनों भी खतरे से बाहर है। उनको कई जो भी मेडिकल की जो भी सारी सुविधाएं वो प्राप्त उनको दी जा रही हैं यहाँ पे और इनका इलाज कर रहा है। और जो भी इसमें जो 2 लोग आए थे उनको हम आइडेंटिफाई CCTV और कई सारे हमने 5 टीमें लगभग लगा दी हैं अभी रात में ही। तो हम कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। शाहजहांपुर में अचानक लापता हुई 2 बच्चियों में से एक का शव खेत में बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं खोजबीन के बाद दूसरी बच्ची को भी एक गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 2 बच्चियां अचानक लापता हुई थी शाहजहांपुर में, एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। ख़त्म हो गई है, जब मतलब उसी हालत में मिली थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दूसरे के लिए बहुत प्रयास किया है। 11:30 बजे के आसपास पुलिस और पब्लिक ने मिल के आसपास कॉम्बिंग करके इसको जिस समय ढूंढ के निकाला है, इसकी सांस चल रही थी और गले में चोट है और सिर में चोट है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, पिछले काफ़ी समय से हम लोग हैं यहाँ, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हुए हैं, जैसे BP और पल्स और ऑक्सीजन का लेवल, ये तीनों नॉर्मल हो गए हैं।
डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे तक अगर ये पैरामीटर्स गड़बड़ नहीं होते तो फिर हम इसका इलाज कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर अब वाराणसी से, जहां बीएचयू सिंह द्वार पर छात्रों का धरना जारी है। सिंह द्वार पर बीएचयू के ये छात्र धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि बीएचयू को अनलॉक करो। कल से फाइनल ईयर की कक्षाएं शुरू हुई हैं और छात्रों ने बीएचयू के सिंह द्वार को बंद कर दिया है। छात्रों का ये धरना, ये प्रदर्शन लगातार जारी है। वो मांग कर रहे हैं कि आप बीएचयू को पूरी तरह से अनलॉक करें, तब धरना हम खत्म करेंगे। वाराणसी से खबर, बीएचयू सिंह द्वार पर धरना चल रहा है। मांग छात्रों की है, बीएचयू को अनलॉक करो। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने कार को टक्कर मारी और इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि एक शख्स घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा शख्स घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा से ये बड़ी खबर। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना है।